हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10 की साइंस की कंप्लीट मैराथन सीरीज, जिसमें कि आपको मिलेंगे क्लास 10 की साइंस के सारे चैप्टर विद डीप नॉलेज। तो आज हम लोग आपके लिए शुरू कर दिया गया केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है केमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि होता क्या है। केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी, जनरली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी वो सारी रिएक्शंस परमानेंट होगी और इरिवर्सिबल होगी। सेकंड थिंग, उसमें ऐसी जो भी रिएक्शंस होगी, ठीक है, उसमें आपको कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस देखने को मिलेगा। जब रिएक्टेंट और हमारा जो आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसके कैरेक्टर बच्चों जो है हमारे रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं NaCl, जो हमारा नमक है, जबकि इन दोनों रिएक्टेंट के कैरेक्टर अपने प्रोडक्ट से जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। वहीं पर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जहां पर कि दोनों गैसेस है। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, पर इन दोनों के मिलने से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वाटर, वो जो एक लिक्विड स्टेट का है। अगर और सिंपल वर्ड्स में हम समझे जनरली, तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंजेस में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ज्यादा कोई डीप नहीं है, एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। इनके चेंजेस से कोई न्यू सब्सटेंस हमको फॉर्म होता है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमको इन दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलो बच्चों, तो वो सारे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस कहलाते हैं आपके रिएक्टेंट। दूसरी बात क्या याद रखनी है बच्चों, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो रिएक्टेंट होंगे हमारे, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये अपने आप को डिसअपियर करेंगे, अपनी क्वांटिटी को कम करेंगे और अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। और सिंपल वर्ड में समझे तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो रिएक्टेंट अमाउंट विल बी डिक्रीज एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज ओवर द टाइम पीरियड ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने सोडियम क्लोराइड से करवाई बच्चों, तो हमको यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट मिला और सिल्वर क्लोराइड मिला एज ए प्रोडक्ट। तो इस साइड एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस थे वो होंगे हमारे रिएक्टेंट, और जो हमको प्रोडक्ट मिला है जो हमारे राइट साइड में एरो के, वो हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो न्यू सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करने से फॉर्म हुआ है, वो चीज होगी हमारी, वो सब्सटेंस होगा आपका प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के होने से जो आपको न्यू सब्सटेंस मिला है बच्चों, वो न्यू सब्सटेंस आपका कहलाएगा प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक केस स्टडी है छोटी सी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, जो लगभग कई बार सारे बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मैग्नीशियम व्हाई वी हैव टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसको क्लीन करना क्यों जरूरी है, इसको बिना क्लीन करे हम लोग क्यों नहीं जला सकते। अच्छा बच्चों, क्या हम इसको बिना क्लीन करे नहीं जला सकते? बिल्कुल जला सकते, बट अगर हम इसको बिना क्लीन करे बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये प्रॉपरली कंबशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जब इसको बर्न कर रहे तो इस मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन से प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से इस रिबन को बर्न करना बहुत टफ हो जाता है। इस ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना जरूरी है, उसके बाद ही हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर पाएंगे प्रॉपरली। दो क्वेश्चन और यहाँ से आपको याद रखना है इसमें कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं बच्चों, आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी दो चीजें? पहला, व्हाइट कलर की डेजलिंग फायर आपको देखने को मिलेगी। जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो आप लोग, तो व्हाइट कलर की डेजलिंग फायर। एंड सेकेंड, व्हाइट कलर का एक पाउडर आपको देखने को मिलेगा इस मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने के बाद, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैरेक्टर किसी भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो इनमें से एक, दो, ये सारे ही, कम से कम एक, मैक्सिमम आपको ऑल कैरेक्टर विल बी शो इन एनी केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट लाइक चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ सकता है। सेकंड, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में बच्चों। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव हो सकता है। फॉर्मेशन में प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक बेसिक सा केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड से जो मिल्क का बनना। चलिए अब इन स्टेट्स को हम लोग, जो केमिकल रिएक्शन में हमको देखने को मिलते जो चेंजेस, इन चेंजेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिटेल में समझते हैं बच्चों की होते क्या है। सबसे पहला आता है चेंज इन स्टेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, तो जब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बनेगा, तो अगर वो सॉलिड में होगा तो मे बी इट विल बी लिक्विड और गैस, अगर वो लिक्विड में है तो मे बी इट विल बी सॉलिड और लिक्विड, और अगर आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा आपका वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिख लिए, हाइड्रोजन हमने लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों ही गैसियस स्टेट में यहाँ पर बच्चों आपके, और जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो लिक्विड स्टेट में, तो हुई ना स्टेट चेंज की। दो जो रिएक्टेंट थे वो गैसियस स्टेट में थे, पर जो प्रोडक्ट आपको मिला है बच्चों वो कौन सी स्टेट में मिला है, लिक्विड स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में स्टेट भी चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। इसका बेसिक सा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की आयरन से जब रिएक्शन होती है तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन से रिएक्शन होने पर फेरोसल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है और यह लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। तो चेंज इन कलर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, और क्या क्या चेंज हो सकता है, लेट्स गो अहेड। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल, इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या है। सब केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसको जब हम समझेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, इस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने HCl एसिड लिया है, ओके, जो कि आपका बहुत ही डाइल्यूट है। HCl एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने मान लो लिया है और हमने इसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए छोटे छोटे से। उसके बाद क्या किया, इसको हमने कॉर्क रबर से क्लोज कर दिया और एक ग्लास की ट्यूब लगा दी। अब हम देखेंगे कि जैसे से सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक रिएक्ट करेगा बच्चों, तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन गैस हमको निकलेगी। सेकंड चीज आपको देखने को क्या मिलेगी, यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होगा बच्चों। इस फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा ड्यू टू रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको क्या देखने को मिला कि गैस भी इवॉल्व हो रही है यहाँ पर, और जो है हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है इन दिस केमिकल रिएक्शन। एक बार समझते थोड़ा सा डिटेल में। फ्लास्क लिया हमने, एसिड डाला उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद तो जिंक ग्रेन्यूल के कुछ टुकड़े हमने ऐड कर दिए जिंक के, और इसको कॉर्क रबर से बंद कर दिया और सेंटर में हमने एक ग्लास की पतली सी ट्यूब लगा दी। अब जैसे जैसे इनकी आपस में रिएक्शंस होगी बच्चों, तो जो हाइड्रोजन गैस उस ट्यूब से होती है बाहर निकलेगी, और ये जो बीकर है, जो हमारा फ्लास्क है, ये जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन की वजह से अपने आप को हीट को इवॉल्व करेगा और अपना टेम्परेचर भी ये बढ़ा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में गैसेस भी इवॉल्व होती है और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं बिना बुझाओ क्विक लाइन। इसको हम एक ग्लास में हमने डाला, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि अभी तो हालांकि कम यूज होता है, पर पहले के टाइम पे हम लोग घर पर जो आपकी पेंटिंग होती है, जो आप वार्निश करते हो, पुताई करते हो, इसमें जनरली चूने का यूज होता था, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है।
इसको लिए आप देख सकते हो, अगर हम इसको वाटर इसको डाल रहे हैं किसी बर्तन के अंदर, किसी वेसल के अंदर, और आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो आप देखोगे बच्चों की इसमें से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। इवन इतना कि आप इसके अगर वेसल को हाथ से टच भी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हीट फील होगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से जब भी रिएक्शन होगी, ये आपका कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रेट बनेगा और हीट आपकी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है। तो इसका बेसिक एग्जाम्पल हम बिना बुझा चूना लेते हैं बच्चों, इसमें वाटर ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, तो हमको कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रेट मिलता है और साथ में आपकी हीट रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हीट भी आपको देखने को मिल सकती है। फॉर्मेशन इन प्रेसिपिटेट, ओके देखिए, और सम सब्सटेंस आर सेटल डाउन एट द बॉटम कंटेनर, ओके समझ। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट, या सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमने जो रिएक्शन होगी इसमें कुछ सब्सटेंस जो है, जो हमारा वेसल है उसके बेसमेंट में सेटल हो जाते हैं। इसके बेसमेंट में, जैसे कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाए एक सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना। तो इसमें जो आपको बेरियम सल्फेट है ये आपको सेटल डाउन हो जाएगा इसके बेस में। तो हम कह सकते हैं कई केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है बच्चों। इट मींस रिएक्शन जब हो रही है तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस, कुछ ना कुछ चीजें सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ योर कंटेनर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो बच्चों ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ऐसी जितनी भी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्या बच्चों, ऐसी जितनी भी रिएक्शंस जिसमें की हीट एनर्जी रिलीज होती है वो सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। जिसमें हीट निकल रही, हीट इवॉल्व हो रही है, वो सारी रिएक्शन आपकी कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी उसको भी समझ लेते हैं। वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें की हीट एब्जॉर्ब की जाती है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। बच्चों एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने बहुत सी बार घर पे किया होगा कि कुछ आइस के क्यूब्स होते हैं, उनको आप हाथ पे अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो आइस क्यूब ओवर द टाइम पीरियड धीरे धीरे मेल्ट होंगे और हम देखेंगे हमारे हैंड पर हमको कोल्डनेस फील होगी। तो अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, सोचो जरा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी वो होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि वो आइस के पार्टिकल्स आपकी बॉडी से हीट ले रहे हैं, तो वो रिएक्शन जाएगी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है, हमने जो समझा था क्विकलाइन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी वाटर से रिएक्शन करी थी हमने, तो इसकी वाटर से रिएक्शन करने पर जो वेसल हमारा गर्म हुआ तो वो एक्सोथर्मिक है, जहां पर हीट रिलीज। यहाँ पर एक और एग्जांपल हो सकता है मीथेन लिया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बंद किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और हमको हीट देखने को मिली। वहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, जो भी मैंने समझा है, वाटर से रिएक्शन तो कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रेट बना और आपका हीट रिलीज हुई इसमें भी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, देखो ध्यान समझना। When nitrogen and oxygen are heated to temperature 3000 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। देखो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट कर, इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या है, इसको कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं और इसको टेम्परेचर देने के बाद हमको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है। मींस ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि आपको हीट या टेम्परेचर देना पड़ता है बच्चों, वो सारी रिएक्शंस आपकी होगी एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है बच्चों, वो रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये जो टॉपिक समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझना है। सबसे पहले कौन कौन सी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। ओके, नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में इस तरह कॉम्बिनेशन मतलब कुछ आपस में जुड़ रहा है,
समझते हैं इसको, चलिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, चीजों का टूटना, इसको भी समझते। डिस्प्लेसमेंट, नाम में क्या, डिस्प्लेस यानी कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल किसी को हटा रहा है, हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इन सारी रिएक्शंस को हम लोग सेपरेटली वन बाय वन समझते हैं बच्चों कि होता क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में कॉम्बिनेशन है ना, तो मींस इसमें जो आपके रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। मींस दोस रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस और अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मींस जुड़ जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं, वो सारी रिएक्शन बच्चों आपकी कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, दो सब्सटेंस है दोनों आपस में जुड़ गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक और हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन लिया हमने, और यहाँ पर बच्चों हम लोग देख लेना, इसको हम लोग को वाटर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से ना, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो आपका जो है वाटर फॉर्म हो गया 2H2O। हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन हुई तो आपका HCl एसिड फॉर्म हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, ये सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, ये सिंपली आपस में ऐड हो रहे हैं बच्चों, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सब रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते, जुड़ जाते, वो सारी रिएक्शंस आपकी कहलाती कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने। अगला आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। डीकम्पोजिशन, नाम में क्या है, डीकम्पोजिशन मीन्स हटना, अलग होना, टूटना। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है बच्चों आपकी, तो इसमें से जिंक और कार्बोनेट आपस में एक दूसरे से टूटकर अलग हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है अपने पेरेंट सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, टूटकर जो मेन सब्सटेंस जिससे मिलकर बना है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन कहलाती डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन या टूटना। वन कंपोनेंट ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो सुनो एक बात, इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो होता है वो अब एक से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार समझना, ऐसी जितनी भी रिएक्शंस, ऐसी जितनी भी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट, जिसमें कि आपका रिएक्टेंट जो है सिंपल सब्सटेंसेस पार्टिकल्स में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ऐसी सारी रिएक्शंस आपकी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझो इसको क्या है। थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझते, थर्मल नाम में क्या हीट है ना, थर्मल, तो समझो डीकम्पोजिशन डन बाय हीटिंग और बाय सप्लाइंग हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हीट हम लोग दे रहे हैं, हीट देने की वजह से कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते, हीट देने की वजह से ये जो है हमारी थर्मल रिएक्शन हुई। एक फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो, इसमें सनलाइट का कुछ ना कुछ रोल होगा बच्चों। डीकम्पोजिशन डन बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन। जब डीकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से होता है ना तो उसको फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्मल में क्या होगा बच्चों, थर्मल में आप हीट दे रहे हो किसी सोर्स के थ्रू, ठीक है, वो थर्मल हो गया। फोटो डीकम्पोजिशन में आप लोगों ने बच्चों जो है हीट दी है, पर वो हीट सनलाइट की फॉर्म में दी है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन करवाई आपने तो आपका Ag बन गया, क्लोराइड बन गया, Ag सॉरी ये 2Ag और क्लोराइड में रिएक्शन कन्वर्ट हो गया, 2Ag और क्लोराइड अलग अलग हो गए, डीकम्पोज हो गया ना। सिल्वर क्लोराइड था, ब्रेक डाउन हो गया सिंपल मॉलिक्यूल में। यहाँ भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, ब्रेक डाउन हो गया सिंपल मॉलिक्यूल में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक और देख सकते हो इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रो सुनने में मतलब है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जैसा, वेरी गुड बच्चों, इसको इलेक्ट्रिसिटी से ही कन्वर्ट कर लो आप लोग। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से डीकम्पोजिशन हो रहा है
तो इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कि पानी। बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग घर पर भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों। सिंपली आपको एक बीकर या ग्लास ले लेना है कांच का। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा वाटर ऐड करना है, थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देना है इसके अंदर, और कुछ बैटरी सेल जो होते हैं ना, जो हम इसमें लगाते हैं आपके रिमोट वगैरह में, वॉच घड़ियों में ना, क्लॉक में, उन सेल को आपको उसके अंदर डाल देना। आप देखोगे कि वहां से कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है बच्चों, जहां पर आपने वाटर लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में सब्सटेंसेस जो है टूट गए। तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन हो सकती है, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रो। थर्मल में क्या होता है, आप हीट दे रहे हो। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट तो देते हैं अपन, बट वो हीट सनलाइट की फॉर्म में। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में भी हीट देना है, बट वो हीट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देना है। चलिए आगे बढ़ते। डिस्प्लेसमेंट, नाम में क्या बच्चों, डिस्प्लेस, हटा देना है, किसी को डिस्प्लेस कर देना और उसके प्लेस पर खुद आकर बैठ जाना। ये सारी रिएक्शन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलिए समझते हैं इसको। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव वन। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन में बच्चों एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट खुद से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसकी प्लेस पर खुद आकर बैठ जाता है। बच्चों वैसा ही है कि मानो कि आप आपकी क्लास में हो और कोई बड़े भैया आए आपकी क्लास में किसी हायर क्लासेस से, इवन 11th और 12th, तो वो बोलते हैं आपको कि आज मेरे को तुम लोग की क्लास में बैठना है, और वो बोलते हैं कि मेरे को फ्रंट साइड में बैठना है किसी के पास। अब जो 10th का बच्चा है वो बोलता है कि नहीं भैया ये तो मेरी सीट है, मैं यहीं पर बैठूंगा। बट वो आपसे स्ट्रोंगर है, वो बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पर बैठूंगा, तो आपको उस प्लेस से हटना पड़ता है, वो बैठ जाता है ना। सेम उसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और उसकी प्लेस पर खुद आकर बैठ जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन कहलाएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट वन। ठीक है, अपने आप से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। एग्जाम्पल के लिए जिंक सल्फाइड लिया हमने और इसकी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करना है। तो बच्चों हमारा जो जिंक मेटल है यहाँ पर, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा कि हट जा, मैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो उसकी प्लेस पर खुद देखो जिंक सल्फेट आ गया और आपका कॉपर जो अलग हो गया। अच्छा बच्चों, एक ही जो लिखा होता है या एल लिखा होता है ब्रैकेट में कुछ रिएक्टेंट के बाद, ये जी लिखा, तो एक ही का मतलब ना एक्वस, यानी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में, उसमें पानी ऐड किया गया है। एस का मतलब है तो सब्सटेंस सॉलिड है, और जी का मतलब है कि सब्सटेंस जो वो गैसियस स्टेट में। बच्चों एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करो, तो एल्यूमिनियम है बच्चों वो भी कॉपर सल्फेट से ज्यादा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर भी क्या किया इसने, इस एल्यूमिनियम ने बच्चों कॉपर को हटा दिया और खुद आकर सल्फेट के साथ बैठ गया। आयरन जो वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, यहाँ पर हमने रिएक्टिव सीरीज दी है कि कौन किससे अधिक है। सब ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, उसके बाद सॉरी पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड, इस टाइप से चलेगा। ओके, कॉपर और हाइड्रोजन जो है बच्चों, ठीक है, इनकी रिएक्टिव स्टेट चेंज होती है, तो इन दोनों की कभी कॉपर की आदत होती है, हाइड्रोजन की आदत, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कॉपर और हाइड्रोजन जो है इनकी रिएक्टिव स्टेट कम ज्यादा हो सकती है, होती रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा बच्चों समझ, डिस्प्लेसमेंट तो समझ आ गया ना, जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता ना, वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, पर यहाँ पर 2 बार हो रहा है। देखो, दोस रिएक्शन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें एक चीज ये होगी, इसमें 2 कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें क्या हो रहा था कि एक तो कंपाउंड था पर एक आपका रिएक्टिव एलिमेंट था जो पार्टिसिपेट कर रहा था, पर इसमें दोनों कंपाउंड होंगे। जो डबल रिएक्शन होगी ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपके दोनों कंपाउंड होंगे और दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ही एक दूसरे को हटाकर एक दूसरे की प्लेस पर आकर बैठ जाए। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट था, अब क्या हो बच्चों, यहाँ पर ये सिल्वर आ गया सोडियम की प्लेस पर, सोडियम चला गया सिल्वर की प्लेस पर। देखो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड से सोडियम सिल्वर नाइट्रेट बन गया और इस सोडियम नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड बन, सोडियम क्लोराइड बन गया बच्चों, हुआ ना। तो
इसमें क्या हुआ कि दोनों ही जो आपके रिएक्टेंट है, कंपाउंड, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उससे जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे उसमें जो रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल्स होगी, वो रिएक्टिव मेटल दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगी। एक बार और समझना, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, तो इस सिल्वर ने इस सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद आकर बैठ गई, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। और ये हमारा जो सोडियम था ये हट गया और इस क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, आपका सोल्ट फॉर्म हो गया। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही है ये, बट यहाँ पर पहले से आपको कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखनी है बच्चों कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं रिएक्टेंट में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। समझना बच्चों कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ले रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या, चलो देखते हैं। सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस तो या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहे हैं या प्रोवाइड करवा रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बच्चे। एक बार और सुनना, सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। एक बार सुनना, सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिससे कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो कॉपर ऑक्साइड बना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, यहाँ पर आपका मीथेन था, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो वाटर बन गया 2H2, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ना और हाइड्रोजन लूज हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस होगा और आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है आपकी कहलाती है रिडक्शन। रिडक्शन एजेंट केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन रिएक्ट। अब रिडक्शन एजेंट क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, ऐसे ही आपके रिडक्शन एजेंट भी होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करते हैं, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करते हैं, वो सब्सटेंस रिडक्शन एजेंट। जैसे कि यह लेड ऑक्साइड था, अब कॉपर आ गया भैया यहाँ पर, तो इस कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को हटा दिया और यहाँ पर आ गया आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया और लेड बन। तो ये कॉपर क्या हो गया? ये आपका रिडक्शन एजेंट हो गया, इसने ऑक्सीजन को हटाया ना और ये आपका लेड आपको मिल गया। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को हटाते हैं और हाइड्रोजन को ऐड होने में हेल्प करते हैं, वो सब्सटेंस आपके लिए रिडक्शन। ऑक्सीडाइजेशन एजेंट में क्या होगा कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लेकर आते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो सब्सटेंस आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन, whenever oxidation reduction take places at same time। समझना, ऐसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। ठीक है, उन रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड ऑक्स, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स बन गया रेडॉक्स। तो whenever oxidation और रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। समझना बच्चों, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ में हो रही है तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि RED रेड, शुरुआत के 3 वर्ड, स्टार्टिंग के 3 वर्ड, 6 अल्फाबेट्स कैन कंक्लूड फॉर द आपकी रिडक्शन एंड लास्ट 2 वर्ड्स OX मींस ऑक्सीडेशन। इट मींस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कंसिस्ट टुगेदर। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है?
ओके, रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या यूज करना आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्या नीड है इसकी? बच्चों, सारे सब्सटेंसेस का नेम लिखना बहुत टफ होता है और सारे सब्सटेंसेस का नेम सेम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको अपने सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं या अपने फॉर्मूलाज की फॉर्म में। इससे लिखना भी इजी होता है और समझना भी इजी हो जाता है। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि कितना अमाउंट, कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। क्या है केमिकल इक्वेशन? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल या फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आपका केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपके रिएक्टेंट होंगे और जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन ये हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट बच्चे। बैलेंस इन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले, कि जितना अमाउंट या जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम रिएक्टेंट के होंगे या जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में भी होंगे। और सिंपल वर्ड समझे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा सेम अमाउंट में बनेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा सेम अमाउंट, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की हमने रिएक्शन करवाई थी। अब यहाँ पर देखो जिंक सल्फाइड बना और हाइड्रोजन जो गैस जो है वो रिलीज है। अब देखो जिंक एक मॉलिक्यूल पे एक बन गया, सल्फेट के 4 थे 4, तो हाइड्रोजन 2 to 2 आ गया। तो केमिकल रिएक्शन में बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों साइड में आपको जो है, ठीक है, वो बैलेंस रखना है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को हम ना तो बना सकते और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। एटम्स आर कंजर्व्ड इन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना रहा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंजर्व रहेंगे, इट मींस जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है बट जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो ऑलवेज विल बी सेम। स्टेप्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या तरीके कर सकते हो, तो आपको उसको स्केलेटन लिख लेना है, मतलब उसको लिख लेना है। ठीक है, so स्केलेटन सबसे फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना। कोई मेटल है तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और लास्ट में एक बार चेक कर लेना है डबल अच्छे से कि दोनों साइड जो है आपके अमाउंट प्रॉपर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, को ऐसे ही लिख लो स्केलेटल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे हम लोग। सेकंड नंबर पे क्या करना है, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। फिर एक बार इसको चेक कर लेना है अच्छे से। कोरोजन क्या होता है? ओके, कोरोजन। ओके बच्चों, हम लोग गलती करते हैं कि रस्ट और कोरोजन दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, पर रस्टिंग जो है उसमें सिर्फ आयरन की बात हम लोग करते हैं। आयरन पर जंग लगती ना, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, जबकि कोरोजन जो सारे मेटल्स की जगह होता है। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर से और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर से मान जाते हैं। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो मेटल्स का मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अपनी प्योरिटी में कमी लाना या अपनी लेयर को कम करना, अपने आप को खराब करना, इम्प्योर बनाना, ये कहलाता है आपका कोरोजन। ठीक है, क्या प्रिवेंशन के क्या तरीके हो सकते हैं? पेंट कर सकते हो आप मेटल्स पर, ठीक है, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, मिक्स मेटल बना दो आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हो सकते हैं हमारे, बट
बचाने के मेटल्स को। अगला टॉपिक बच्चों हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार बच्चों जो है बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं और पूछे गए हैं। ओके, तो समझते इसको रेंसिडिटी होती क्या है। बच्चों ये जनरली उन फूड आइटम्स के लिए यूज होता है जो पैक्ड होते हैं, ओके, और जिनमें ऑयल का यूज, लाइक चिप्स आपके हो गए या पैकेट फूड आइटम हो गया, तो उनमें स्पेशली ऑयल यूज होता है ना, तो वहां पर उन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फील कर दिया जाता है। क्यों फील करते हैं कि किसी भी वजह से ऑक्सीजन जो है अगर वहां पर पहुंच जाती है थोड़ी बहुत, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके इस फूड आइटम को आपको खराब होने से बचा लेता है। तो रेंसिडिटी का मतलब यही है कि ऑक्सीजन की वजह से इन पैकेट फूड आइटम का खराब होना, उनमें से बैड स्मेल आना, बैड टेस्ट आना, ये कहलाता है आपका रेंसिडिटी। स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से फूड का खराब होना। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, अभी हमने समझा था कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो फूड का खराब होना, और जनरली उन फूड का जिनमें ऑयल यूज हो, चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे, ये इस टाइप के सब्सटेंस जो है ये रेंसिडिटी का शिकार जल्दी होते हैं। ठीक है, बैड स्मेल आती है, टेस्ट बहुत खराब होता है, स्मेल खराब आती है, टेस्ट भी स्मेल होता है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर्स में भर सकते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंट बाय रेंसिडिटी क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस बताया था, जिन पैकेट फूड आइटम्स को हम पैक कर रहे हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फील कर दो। ठीक है, फ्लशिंग नाइट्रोजन टू पैकेट फूड रिड्यूस ऑक्सीजन एक्सपोजर, इससे ऑक्सीजन का एक्सपोजर जो है कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट डाल दे जो ऑक्सीजन को ऐड होने ही ना दे, ऑक्सीजन को हटा दे। टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में फील करो इन सब्सटेंसेस को जो एयर टाइट है, जिनमें हवा भी ना जा सके। Density is just limited to food. It can also affect other substances like lubricating oil. इनको भी खराब कर सकते हैं, जो आपकी इंजन ऑयल या lubricating oil, फ्यूल्स, फैसिनेटिंग लाइट, लेट मीन, ओके, ये चीजें हो सकती है कुछ भी आपको खराब कर सकती है। ओके, ओके, नाउ